वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो इस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, इकॉलजी। एनर्जी फ्लो की जब बात करते हैं तो एनर्जी को पहले हमको समझना होगा। जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी तरह का जो है डायग्राम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन लिंडर्समैन ने भी किया है। कई चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत सारे सिग्निफिकेंस को हम लोग पढ़ेंगे। मैं सभी उन लोगों का सब्सक्राइबर और जो व्यूज़ कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं। इस समय स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो कृपया अपने कैरियर को एक शेप दें, कुछ बड़ा सोचें और अच्छा करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। कंटेंट जो आज हम लोग देखेंगे वो कंटेंट्स क्या हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि हम स्टडी एक ऐसे पैटर्न को कर रहे हैं जिसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा नोट्स इसमें बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, आपका नोट्स बन गया। नीड नॉट टू वरी। बस आप इसको कान में अपने लिड लगाइए और इसको कहानी की तरह सुनिए। एनर्जी का फ्लो, और एज्यूम कीजिए कि आप किसी गार्डन में बैठे हैं। किसी गार्डन में आप बैठे हैं और अब आप इसको देखने जा रहे हैं। तो कंटेंट जो आज हम लोग कवर करेंगे वो है एनर्जी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, 10% लॉ क्या है, मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, एनर्जी फ्लो डायग्राम्स और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मैं बहुत ढूंढ कर निकालता हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटिव होना ज़रूरी है। तो शुरुआत पहले उस स्लाइड से करते हैं जो एनर्जी को परिभाषित करता है। ग्लोबल एनर्जी की परिभाषा, एनर्जी कंटेंट और उस मटेरियल को हमको समझना होगा जो हम इसमें देखेंगे। जब इकॉलजी में एनर्जी की बात आती है तो सबसे पहला दिमाग में आता है काम, भोजन। खाने से फिर जो फूड चेन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। फूड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पढ़ना है तो वो फूड चेन में होगी, ठीक है। क्योंकि फूड के ही माध्यम से स्पीसीज ईटन एंड बीन ईटन करके आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को समझिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसीलिए मैं रुक गया। एनर्जी को बताया गया कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट ड्राइव्स नेचर एट इट्स एंड इट्स ग्लोबल कंपोनेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब वह क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जो इस नेचर को ड्राइव करती है विथ कंपोनेंट्स। अब वो चाहे डायरेक्टली ड्राइव करे या इनडायरेक्टली डेरिवेशन ऑफ एनर्जी हो, तो उसको हम जो है ऊर्जा कहते हैं। वह चीज जिससे कि पूरी कायनात मूव कर रही है। एनर्जी इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। हम बात कर रहे हैं एनर्जी। मेरा ये आईपैड वर्क कर रहा है, एनर्जी। मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, एवरीवेयर आप
एनर्जी को रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं। सुबेरे उठ के पानी पीना एनर्जी, रात को सही समय पर सो जाना एनर्जी को बैलेंस करना, पेड़ों को सनलाइट मिलना, उनका ग्रोथ करना एनर्जी का मूवमेंट है। हर चीज़ आपके दिल की धड़कनों से लेके आपके पलक के झपकने तक, आपकी हर सांसें ऊर्जा हैं। आपके हर स्टेप, फुट स्टेप जो आप चलते हैं वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी बाइक, कार जो भी मूव कर रही है इट इज़ एनर्जी। जो हवा बह रही है एनर्जी, जो नदियां बह रही हैं एनर्जी, जो रक्त का प्रवाह है आपके शरीर में है एनर्जी। तो ये ऊर्जा के जो स्रोत और ऊर्जा है, अगर अब इसको हम अपने टॉपिक के केंद्र की तरफ ले चलें, ऊपर आई बटन्स में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आ जाएंगे। पिरामिड ऑफ जो है पिरामिड्स आ जाएगा, प्रोडक्टिविटीज़ आ जाएगा, फूड चेन आ जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि वो सारे वीडियोस जो हैं वो बड़े ही कंटेंटफुल हैं और बहुत सारे पेपर्स के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व होते चलते हैं। इसके बाद से हम लोग आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी को ब्रीफ करेंगे। तो इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वह वर्च्यू उस एग्जिस्टेंस में हम देखते हैं एनर्जी के डायनेमिक्स को, कि कैसे खूबसूरती से एनर्जी चल रही है और कई तरीके से चलती है। कई तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। In case of ecosystem, the existence and the operation of an ecosystem is depend upon the virtue of flow of energy. What it means, what it says. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एनर्जी का फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में ये डिराइव करता है कि वो इकोसिस्टम किस प्रकार का होगा। सोचिए, कंपोनेंटल एक्सप्लेनेशन कितना तगड़ा है इसका। इट डिराइव्स कि विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इट इज। आप इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की जानकारी एनर्जी से के फ्लो से हासिल कर सकते हैं। पूरे दुनिया में अगर एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दो ऐसी एनर्जीज हैं जिस पे बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड करते हैं, सोर्स और फॉर्म को लेकर यूनिवर्स लेवल पे भी, और यही चीज़ सेवरल अदर पार्ट्स में बढ़ती चली जाती है। सोलर है, विंड है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक है, रेडिएशन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, जो भी एनर्जी के फॉर्म्स बनते हैं वो इन्हीं दो से जनरेट होते हैं। तो इस स्लाइड में एनर्जी को जो फंडामेंटली स्टडी किया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो उसके मूलभूत परिभाषा से रिलेटेड है कि एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? ऊर्जा की। बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता। आपके पर्स में पैसा होना चाहिए, पर्स में पैसा एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा। आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, एनर्जी। आपको प्यास लगी, आपको पानी पीना है, एनर्जी।
अब सिमिलर टेक्स्ट में आइए आप ऑटोट्रॉफ पे। पानी चाहिए उसको, एनर्जी। वाटर चाहिए, एनर्जी। सनलाइट चाहिए, एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स में आ गए तो अब आ गए हम एबायोटिक कंपोनेंट में। इकोसिस्टम का वीडियो आएगा, उसको भी देखिएगा। जो वीडियो लिंक्स में शेयर किए जाते हैं आई बटन में, उसको प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए। आधा अधूरा और तेज़ी से पढ़ा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है। कहानी की तरह सुनिए इसको। हम इन्वायरमेंटल साइंस को, चाहे लॉ का पोर्शन है चाहे कोई भी, उसको सरलतम, माने कि सबसे लास्ट बेंच पे बैठे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ। तो यू शुड हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस। अब एनर्जी के मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, इन केस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें एक्सप्लेन है, आप देख रहे होंगे। वन इज फॉर बायोटिक कंपोनेंट, अदर इज एबायोटिक कंपोनेंट, एंड दिस ऑल इज फॉर एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में ऊर्जा का प्रवाह फूड चेन के अंतर्गत होता है, जिसमें 10% लॉ लगता है। 10% लॉ से ऊर्जा का प्रवाह हम देखेंगे, तो वो किस में देखेंगे? बायोटिक कंपोनेंट में। ये ध्यान रखिएगा, एबायोटिक कंपोनेंट में 10% लॉ नहीं लगता है। इन केस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट 10% लॉ नहीं लगता है। वहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो उसका मोमेंट है, उसको हम लोग किससे देखते हैं? उसको देखने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग वस्तुएं प्रकृति ने दे दी हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट को याद कीजिए इकोसिस्टम के। देखिए, इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के एबायोटिक के सारे एबायोटिक कंपोनेंट को मैं ब्रीफ करूंगा, ठीक है? कतई परेशान मत हो, सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट मतलब कि वह कंपोनेंट जिसमें जीवन है, इंक्लूडिंग पेड़ पौधे। तो लिविंग कंपोनेंट में जब एनर्जी का हम फ्लो देखेंगे तो जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स लगेगी, वो है 10% लॉ। अब यहाँ आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि सर तो 10% लॉ पढ़ा रहे हैं और 2 टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया। अब अगर दिमाग में आपके, जो मैं अब आंसर बताऊंगा, ये आ गया होगा, इट मीन्स कि यू हैव स्टडीड वेरी वेल। पहला इज जो है, फर्स्ट इज इकोलॉजिकल इफिशियंसी एंड सेकंड इज एनर्जेटिक्स। मैंने इकोलॉजिकल इफिशियंसी और एनर्जेटिक्स को यहाँ नहीं रखा। क्यों? आपके दिमाग में क्या आया जब मैंने ये प्रश्न पूछा कि बायोटिक में 10% लॉ लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए? तो क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न उठा कि सर ने ये 2 कंपोनेंट को छोड़ा है? वो कौन कौन से हैं? 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट भूल गए, वो बताना। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। ये दोनों 10% ला के से अलग हैं, इसीलिए वो अलग वीडियो में आएगा, उसको आप देखिएगा। इसीलिए मैंने 10% ला अलग है, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स अलग है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अलग है। बहुत सारी किताबों में कुछ लोग जोड़ जाड़ के लिख दिए हैं, वो किताब नहीं है, ठीक है? उस तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरे पढ़ाने का तरीका अपना है, मैं बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न में कोई चीज़ देखता हूँ और पढ़ता हूँ। अब ऊर्जा का प्रवाह फूड चेन में हम देख रहे हैं, घास खाया बकरी, बकरी को खाया शेर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम देख रहे हैं, इसका अध्ययन करने के लिए जो मोड है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अध्ययन का, वो 10% लॉ है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। फिर अब चूंकि नेचर में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एग्जिस्ट करते हैं भाई, इकोलॉजी से लेके इकोसिस्टम तक।
आप कोई भी चीज़ पढ़िए उसमें एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट सब आएगा। तो भाई बायोटिक का तो 10% ला हो गया। एबायोटिक कैसे जानकारी है? तो एबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि आइदर बायोजियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल जिसको रॉक साइकिल कहते हैं, और केमिकल साइकिल जिसमें मिनरल साइकिल आता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो आपका साइकिल्स हैं ये मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है एबायोटिक कंपोनेंट में। एनर्जी इसमें भी फ्लो हो रही है, ऐसा नहीं कि एनर्जी फ्लो नहीं रही है, पर एबायोटिक कंपोनेंट में जो एनर्जी फ्लो होगी इट इज साइक्लिक, इट इज साइक्लिक। और इन केस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल जो फास्फोरस साइकिल है वो कंप्लीट साइकिल होकर भी साइकिल नहीं है, क्योंकि फिर वो वापस एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर में नहीं जा पाता है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के पोर्शन में। तो अब ये आप जानिए, हम बस यहाँ पे ये जानना है, ये स्पष्ट होना है आपके दिमाग में कि बायोटिक कंपोनेंट का जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो 10% लॉ से पढ़ा जाता है। और एबायोटिक के लिए ये 3 साइकिल्स दिए गए हैं। कौन कौन से? बायोजियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल और केमिकल या मिनरल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपका सब आ जाएगा, सल्फर, कार्बन, वाटर, ये सारे साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल में रॉक साइकिल आएगा, वेदरिंग ऑफ रॉक, इग्नीशियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, इग्नीशियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री वाला। और मिनरल साइकिल में मिनरल कंपोनेंट के जो साइक्लिंग टेक्निक्स है वो आती है। तो खैर यहाँ पे इतना ही आपको बताना है। इसके बाद से अब चूंकि ऊर्जा के प्रवाह को हम देख रहे हैं और किस कंपोनेंट में देख रहे हैं, अभी एबायोटिक कंपोनेंट नहीं देख रहे हैं। इस समय ऊर्जा का प्रवाह हम केवल बायोटिक कंपोनेंट में देख रहे हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में किस में देख रहे हैं? फूड चेन के अंदर देख रहे हैं। और फूड चेन के अंदर देखना मतलब कि आप इकोसिस्टम में देख रहे हैं उसको। ये कड़ी जुड़ रही है यहाँ पे। तो अब जब बात एनर्जी की आई तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि भाई एनर्जी तो वास्ट एक्सपेंशन है। तो 3 महत्वपूर्ण जो लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो यहाँ पे लगते हैं। कौन कौन से लॉ हैं? तो पहला लॉ को समझिए आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इट सेज, डेल्टा E is equal to Q minus W. What is Q? The amount of heat supplied to the system and work done by the system. What it means? कहता क्या है ये? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहता क्या है ये? ये कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही उसका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It is transformed from one form to another. It is transformed from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कैसे और कहाँ, अब इसको आपको समझना होगा। गौर से इसको देखिएगा, क्वेश्चन को क्या बता रहा है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का न निर्माण किया जाता है न ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट किया जाता है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल, दैट्स वाई इट इज क्वांटिटेटिव। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स। कितना बड़ा एग्जाम्पल आप सुनना चाहेंगे? एक प्लांट की पत्ती तो छोटी चीज हो गई, इकाई। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन का। और यह ट्रांसफॉर्मेशन आप हर लेवल पे अपने देखेंगे। ब्रह्मांड में मौजूद, शुरुआती ब्रह्मांड में, मिल्की वे का वीडियो आएगा देखिएगा,
शुरुआती ब्रह्मांड के निर्माण से अभी तक आपके चश्मे के फ्रेम से लेके आपके मर्सिडीज बेंज के इंजन तक जो भी चीज़ है वो ब्रह्मांड के बनने के दौरान निकली ऊर्जा का एक रूप है। आपकी लैपटॉप से लेकर आपके आईपैड तक, आपके अंतरिक्ष में उड़ने वाले सैटेलाइट से लेकर आपके समुद्र के अंदर सबमरीन तक, ये सब जितना है ये ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान निकली ऊर्जा और उस ऊर्जा से हुए ट्रांसफॉर्मेशन का रूप है। कैसे, कहाँ, क्यों, क्यों, दिमाग में सवाल आना चाहिए। ऐसा कौन सा कंपोनेंट हो गया भाई? कार्बन, इट इज कार्बन। यही है, यही ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती चली जा रही है और अभी भी निरंतर चली जा रही है। अभी भी निरंतर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज एंट्रोपी? इफ यू स्टडीड इन high school, there is a book named ABC of Chemistry, या आपने जो है केमिस्ट्री की कोई भी किताब पढ़ी हो, इंक्लूडिंग फिजिक्स की में न्यूटन फिजिक्स भी आपने पढ़ा हो। एंट्रोपी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है तो सही जा रहे हैं आप। अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल जो कि रैंडम है, रैंडमनेस जिसमें है। हर चीज में रैंडमनेस, हर मॉलिक्यूल में रैंडमनेस है, हर मॉलिक्यूल में रैंडमनेस है। यूनिवर्स में रैंडमनेस है, यूनिफॉर्मिटी कहीं नहीं है, इट इज रैंडमनेस। अगर लोहे के एक पेचकस को पत्थर पे आप रगड़ें तो उसमें मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। इट इज ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ देयर मॉलिक्यूल। होता क्या है, जब वो नॉर्मल केस में रहता है तो रैंडम होता है, पर जब आप उसको रगड़ना शुरू करते हैं पत्थर पे एक ही दिशा में, तो सारे के सारे उसमें मौजूद मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की श्रृंखला में आ जाते हैं और ये खट से बाइपोलर हो जाते हैं, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। इसीलिए उसमें मैग्नेटिज्म का निर्माण हो जाता है। तो ये सेकेंड लॉ है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स में एंट्रोपी एनर्जी में जहाँ भी लग रहा है, चाहे वो क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो, तो ये सारी चीज़ों में रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमेशा से इंक्रीज करते हैं, हमेशा से। तो इसमें थर्मोडायनेमिकली बताया गया कि अगर डेल्टा एस स्टैंड फॉर यूनिवर्स, देन द एब्सोल्यूट सिस्टम प्लस सराउंडिंग, एब्सोल्यूट सिस्टम प्लस सराउंडिंग का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वी गेट डेल्टा एस, और डेल्टा एस इज स्टैंड फॉर सेकेंड लॉ के अंतर्गत आता है, जिसमें हम देखते हैं कि डेल्टा एस जो शब्द है ये इंडिकेट करता है यूनिवर्स को, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू अपॉन टी, मतलब एंट्रोपी अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस टू लेड टू द आइसोथर्म T इज इक्वल टू 0 in a finite number of steps
अब जो थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम था वो नेस्ट सिद्धांत है, जो 1912 में नेस्ट ने दिया, जिसमें कहा गया है कि हम आइसोथर्म की कंडीशन को क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब हम तापमान को जीरो नहीं कर सकते। जैसे आप अब सोच रहे होंगे फ्रिज में तो जीरो हो जाता है, ये कौन सा बात हो गया। तो आपको मैं समझाऊं कि हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसीलिए इकालजी में क्लाइमेक्स स्टेज जो होता है वो मैच्योरिटी का एक पीरियड माना गया है, न कि एक पर्टिकुलर टाइम पे माना गया है। सक्सेशन में क्लाइमेक्स स्टेज जो है, अभी सक्सेशन का वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पहुँचने पे ज्ञान हो गया होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे माना गया है। और वो क्या टाइम दिया गया? मैच्योरिटी। कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, कोई घड़ी का समय नहीं दिया गया है। इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि t इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, चाहे हम वह स्टेप को इनफाइनाइट बार करें। मतलब एंट्रोपी को हमको किसी सिस्टम में एब्सोल्यूट जीरो लाना हो, मतलब कि एंट्रोपी को ही हमको कांस्टेंट कर देना हो, और यह कांस्टेंट जो है ये एक हाइपोथेटिकल है। इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT जो है, और जब हम आइडियल प्लेट की बात करते हैं जिसमें कि सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करता हुआ एक थ्योरम आता है कि कोई भी ऐसा इंजन अभी तक नहीं बना, ये बता रहा हूँ मैं आपको, 9th में पढ़े होंगे, जो समस्त ऊर्जा को कार्य में बदल दे। मतलब 1 लीटर पेट्रोल डाल दे तो 1 लीटर पेट्रोल का वो एनर्जी निकाले, ऐसा कोई इंजन नहीं बना। इसीलिए t इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। अब ये तो थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत था। अब थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत एनर्जी के प्रवाह में कहाँ लग रहा है? इकालजी में कहाँ लग रहा है? तो इकालजी के हर पैमाने पर लग रहा है। आप कोई भी पैमाना इकालजी का सोचिए, उसमें थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, अगर उसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो। और इकालजी का कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं है, इकालजी में ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसमें एनर्जी फ्लो न हो रही हो। अब अगर एबायोटिक में होगी तो इट इज़ साइक्लिक और पार्शियली साइक्लिक, पर अगर बायोटिक में होगी तो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में एनर्जी का फ्लो होगा। रेमंड्स लिंडमैन इक्वेशन, जिसको हम 10% लॉ कहते हैं, ये रेमंड्स लिंडमैन ने दिया था इन 1942। कई सारे और भी साइंटिस्टों के नाम आते हैं, बट इट इज़ रेमंड। इन्होंने बताया, जो इनका इन्वेस्टिगेशन था, कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ सिंपलर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू नेक्स्ट ट्रॉपिक अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन एज फ्लैश। किसी भी ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में जब ऊर्जा मूव करती है तो पहले ट्रॉपिक में जिससे वो मूव कर रही है उसमें 10% ही बचता है, रेस्ट उसके रिस्पायरेशन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म में ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्टिविटी वाला वीडियो में ये ब्रीफ में डिराइव्ड है। अब यहाँ पर हम समझें कि किस टाइप की ऊर्जा का प्रवाह को हम देख रहे हैं। तो अब गौर से आप देखिएगा, सन से सनलाइट आ रही है, इस अर्थ पे टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर आ रही है, प्लांट को ऊर्जा मिल रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट।
ये जो रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा मैं कलम चेंज कर लूँ क्योंकि यहाँ रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो विच इज़ बेटर आई शुड टेक, इट इज़ आई टेक ब्लू। ओके नाउ अब ये देखिए, यहाँ सरफेस पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे पौधों में, यहाँ पे वायुमंडल में। एनर्जी बजट, एनर्जी बजट जब हम आपको 5th पेपर में पढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी बजट आप समझेंगे वहाँ पे। यहाँ पर आपको क्या समझना है, फोटोसिंथेसिस को समझना है। यहाँ पर हमको क्यों फोटोसिंथेसिस समझना है, क्योंकि हम ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला में देख रहे हैं। वी शुड हैव टू बी फोकस्ड ऑन फूड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी एट फूड चेन, इन फूड चेन। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी पौधे ने एब्जॉर्ब की, सन की लाइट, बाकी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, फिलहाल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको इसी से लेना देना है। तो सन की लाइट आई, पौधे पर टकराई, पौधा अपने मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद से पौधा ग्रो किया और इसका क्लाइमेक्स स्टेज आया, समझिएगा। इसमें से जो एनर्जी लॉस हो रही है, कहीं से भी किसी भी इकोसिस्टम में, फूड चेन में आप एनर्जी लॉस देखेंगे तो वो होगी हीट के फॉर्म में, हीट। ठीक है, अब हम इस ये जो प्लांट के ऊपर यहाँ पर एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम या फूड चेन या इकोलॉजी में हम इसी को पढ़ते हैं, इसी चीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ की एनर्जी को हम पढ़ रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से कोई लेना देना नहीं, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, बस सन की लाइट पौधे पे जो आ रही है उसी से लेना देना है। तो इसीलिए मैं सीधा फोकस वहीं पे हो गया। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको हीट एनर्जी बजट बता सकता था, बट इट नीड नॉट टू बी एसेंशियल टू पुट हीट हियर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाता है। क्योंकि अभी आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं जो इसको देख रहे हैं, या नेट का पहला पेपर आप पढ़ रहे होंगे, यूनिट 1 जो आपका एनवायरनमेंट का है, तो उसको देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको इस आगे मिलेगा। अब देखिए, जो पौधे के पास एनर्जी आई, मान लीजिए सन से लाइट आया, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम मिला मुझे पूरे इंटरनेट पे। तो देखिए क्या हो रहा है, सन से ये लाइट यहाँ आई, इस पौधे के पास गई, अब पौधा ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, मेटाबॉलिज्म किया, और कितना 90% लिया है, इसके पास बचेगा 10%, बाकी 9% एज ए हीट लिबरेट हो जाएगा। फिर इसको खा लिया चूहे ने, तो 1% इसके पास आया, बाकी 9% वायुमंडल लिबरेट हो गया। चूहे को खा लिया चील ने, तो इसके पास आया 0.1%, और बाकी 9.9% लिबरेट हो गया वायुमंडल। अब इस गिद्ध के मर जाने के बाद से कोई बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा है या कोई ग्रोथ हो रही है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के बाद डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर पर, तो उसका कंजम्पशन 0.01% होगा, और फिर बाकी ऊर्जा हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। अब ये हीट इसके मेटाबॉलिज्म से भी डिपेंड हो सकता है, इसके रिस्पायरेशन से भी डिपेंडेंट। दोनों ही केस में ही डिपेंडेंट है। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है एनर्जी को देख रहे हैं। और किस एनर्जी को देख रहे हैं? जो अच्छे लोग इकोलॉजी के पोर्शनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे इस ऊर्जा को हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पर। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है, अभी और भी आगे एग्जाम्पल है, जैसे ये एक वाइट बोर्ड मैंने रखा है समझाने के लिए। सन है, सन से लाइट तो सब पे पड़ती है,
जमीन, पानी, दो ही इकोसिस्टम की बात मैंने की। तो जो पौधे पे पड़ती है उसकी बात हो रही है। अब पौधे को या ग्रास को अगर, अब ये चूंकि ये प्राइमरी ऑटोट्रॉफ को ऑटोट्रॉफ कंज्यूम होगा बाय हर्बीवोरीज। अब हर्बीवोरीज जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपका कार्निवोरीज सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी टॉप कंज्यूमर, मतलब कि आपका ओमनीवोरीज, ये हो गया आपके टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह देखिए, ये वो प्राइमरी कंज्यूमर इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट, फॉर किस लिए? फॉर फूड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? फूड चेन में देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंडेंसी जो है ये खा रहे हैं एक दूसरे को। तो अब सन से लाइट लिया इन्होंने, मेटाबॉलिज्म इन्होंने किया और ये क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचे। इनको हर्बीवोरीज ने खाया, तो खाने के दौरान फिर हर्बीवोरीज सांस लेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, ये पचेगा। पचने के दौरान इसमें 10% ऊर्जा जो स्टोर थी वो इनके तक गई, इसमें इस 10% का 10% रहेगा। फिर इसी तरह इसमें हर्बीवोरीज को कार्निवोरीज ने खा लिया, तो इसको पचाने में जो ऊर्जा लगी, प्रोडक्टिविटी का वीडियो जरूर देखिएगा, पचाने में जो ऊर्जा लगी, ठीक है, उसके बाद से जो ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हुई, तो वही स्टोर ऊर्जा फिर कंज्यूम हुई ओमनीवोरीज से। तो ये क्या है? ये फ्लो ऑफ एनर्जी का एक पैटर्न है जो एक दिशा में चल रहा है। एनर्जी फ्लो में जो पैटर्न है वो एक ही दिशा में है। सन से आपका ऑटोट्रॉफ से आपका हेट्रोट्रॉफ में आपका हर्बीवोरीज से कार्निवोरीज से टॉप कंज्यूमर। अब ऑटोट्रॉफ अगर सड़ा, गला, नष्ट हो गया तो ये ग्राउंड में आ गया। हर्बीवोरीज अब कार्निवोरीज द्वारा कंज्यूम नहीं किए गए तो ये डेथ एंड डीके करेंगे, इनका लाइफ होता है, ये नीचे आ गए। कार्निवोरीज नॉट कंज्यूम्ड बाय द टर्सरी वोरीज, डेथ डीके करके वापस आ गए। टर्सरी कंज्यूमर कहीं कंज्यूम नहीं हुआ, डेथ डीके करके नीचे आया। यहाँ से शुरू होगा डेट्रस इकोसिस्टम यहाँ से शुरू होगा और यहीं से डीकम्पोजर्स इन सभी को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़ देंगे, जिससे कि इनका पुनर्साइकिल हो जाए। इसीलिए फ्लो ऑफ एनर्जी का जो डायग्राम होता है वो इन सिस्टम वाई शेप होता है। देखिए, ये व्हाइट बोर्ड रखना फायदेमंद हुआ। अब फ्लो ऑफ एनर्जी शुरू कहाँ से हो रही है? सन से रेडिएशन आ रहा है। पहला जो उसका इंटरेक्शन है, फूड चेन की बात कर रहा हूँ, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो एनर्जी बजट की बात नहीं कर रहा मैं। सन से जो लाइट आई वो सबसे पहले टकराएगी पत्तियों से, और पत्तियाँ ही करती हैं फोटोसिंथेसिस। पत्तियाँ क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिसमें सनलाइट कितनी एब्जॉर्ब होनी है, कै किलो जूल एब्जॉर्ब होना है, ये उनके पिगमेंटेशन रेट और क्लोरोफिल कंटेंट को निर्धारित करते हुए हर स्पीसीज़ का अलग अलग है। इसीलिए जब रिमोट सेंसिंग से हम किसी भी जंगल की मॉनिटरिंग करते हैं तो जो कलर कंपोजिशन इमेज बनता है उसके लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर में सबसे ज़्यादा शेड होता है, सबसे ज़्यादा शेड रेड कलर में होता है, और हर एक शेड से एक स्पीसीज़ को हम दर्शा सकते हैं। क्योंकि
प्लांट के स्पीसीज की वैरायटी रिमोट सेंसिंग से मॉनिटरिंग करना बहुत सरल हो जाता है और हर क्लोरोफिल कंटेंट से कलर को हम इंडिकेट करते हुए उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो खैर वो तो रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। अब सन की लाइट जब पत्ती पे गिरती है तो क्या सारा एब्जॉर्ब होता है? नहीं, कुछ निकल जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ फिक्स्ड किया जाता है, कुछ एनर्जी उसके बायोमास बनने में कन्वर्ट होती है, कुछ उसके रिस्पायरेशन में कन्वर्ट होती है, कुछ पूरे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में कन्वर्ट होती है। और जो इतने कन्वर्जन के बाद से उसके अंदर स्टोर्ड हो जाए वो एनर्जी, वही 10% अमाउंट जब इस ग्रीन लीफ को कोई हर्बीवोरस खाएगा तो उसमें जाएगा। पर जब वो खाएगा तो उसके खाने में भी ऊर्जा लगेगी, तो इसका 10% उसको मिलेगा, माने 10% का 10% मिलेगा। अब आइए बात करते हैं मॉडल्स की। टाइप्स ऑफ फ्लो मॉडल्स, तो एक है सिंगल चेन मॉडल, मतलब ऊर्जा का एक सिंपलेस्ट मॉडल सिंगल चेन मॉडल कहलाता है। दूसरा है डबल चेन मॉडल, चैनल मॉडल, सॉरी इट इज चैनल। डबल चैनल मॉडल ही वाई शेप डायग्राम है। डबल चैनल मॉडल ही वाई शेप डायग्राम है, और जिस इकोसिस्टम या फूड चेन में वाई शेप डायग्राम एग्जिस्ट करता है इट इज़ द बेस्ट वन। अब इसको हम समझेंगे। जैसे कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इट इज़ सिंगल चेन मॉडल, ये देख रहे हैं आप, चेन फॉर्म में बना है, सिंगल चेन मॉडल। ऑटोट्राफ का ग्रास प्रोडक्शन, हेर्बीवोरस का ग्रास प्रोडक्शन, कार्निवोरस का ग्रास प्रोडक्शन, ये सिंगल चेन मॉडल। परंतु जब हम वाई शेप्ड मॉडल की बात करते हैं तो उसमें ये मॉडल आता है, ये सिंगल चेन है और ये डबल चेन है, यही वाई शेप्ड है। वाई शेप मॉडल में देखिए क्यों वाई शेप्ड जो है इम्पोर्टेंस उसका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इकोसिस्टम के हर पायदान को कंसीडर कर लिया गया है। मतलब हर पायदान मतलब इकोसिस्टम का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर दिमाग में होगा, और नहीं है तो हम बता रहे हैं और जो बता रहे हैं वो आपके दिमाग में आया तो मतलब आप वो वीडियो नहीं देखे थे। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और डीकम्पोजर। मतलब कि जब इकोसिस्टम को हम बांटते हैं तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ और सेप्रोफाइट्स, 3 चीज़ में बांटा जाता है। इकोसिस्टम का जो कंपोनेंटल क्लासिफिकेशन है उसको देखिएगा 3 में बटा है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड सेप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉफ तो प्रोड्यूसर हो गया, हेटेरोट्रॉफ में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और फिर सेप्रोफाइट्स अलग सेगमेंट शुरू होता है। उस सेगमेंट को इसमें इंक्लूड किया गया, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट वन। इट इज़ द बेस्ट वन। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशीज़ जो है वो डेथ और डीके करेगा तभी आप उसका जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू होगी। उसके एक्सक्रीटा को भी इंक्लूड किया गया, उसके रेमिनेंट्स को भी इंक्लूड किया गया। जैसे मान लो कोई जानवर खा लिया, किसी स्पीसीज को आधा ही खाया, तो जो बच गया उसको भी इंक्लूड किया गया। डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है। अब जो मॉडल ऑफ वाई शेप्ड है वो देखिए क्यों सिग्निफिकेंट इसका ज़्यादा है। ये पूरे प्रोसेस को दिखाता है, और देखिए आप जो इसका बॉक्स का साइज है, ये साइज सबसे बड़ा इसमें आपको प्राइमरी कंज्यूमर में देखने को मिलेगा। ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर के पास होगी, और जैसे जैसे हम कंज्यूमर्स घटाते जाएंगे हमारे पास ऊर्जा का हास्र देखने को मिलेगा। और जो ऊर्जा का लॉस होता है, हमेशा जान लीजिए जो भी 10% आप लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें एनर्जी निकल रही है, इट इज़ फॉर्म ऑफ हीट दिखाया गया है, हर जगह हीट दिखाया गया है। आपको पसीना होता है, इट इज़ फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी।
हीट है। आप एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो एक्सक्रीशन आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई खाना खाया, ठीक, खाना खाया तो खाना मान लीजिए साग खाया, तो साग जो है अगर हम उसको पका के खाएंगे तो पकाने में 10% ऊर्जा ख़त्म हो गई। अगर हम मान लीजिए कि कोई ऐसा पत्ती खा रहे हैं जो डायरेक्ट खा सकते हैं, सलाद का पत्ती होता है, खाए, ठीक है, तो हमारे अंदर उसकी 10% ऊर्जा गई। ठीक, अब हमारे अंदर खाने के बाद से वो ऊर्जा जा रही है और वो सेल्स बना रही है, डेवलपमेंट कर रही, ग्रोथ कर रही है मेरा। फिर उसके बाद से फिर एक्सक्रीट होगी। एक्सक्रीट होने के बाद से जो ऊर्जा हमारे पास फाइनली स्टोर्ड होगी वही जब कोई हमको खाएगा तो उसमें जाएगी। ठीक है, ये ऊर्जा का प्रवाह है, ऐसे होता है। तो इन फॉर्म ऑफ हीट होता है। अब ये डायग्राम वाई शेप डायग्राम है, वही मैं बता रहा था ना पिछले वीडियो में, जो है आपका कि ऊर्जा के फ्लो का डायग्राम बहुत टिपिकल है, और अगर हम पिरामिड से पढ़ें तो ये बहुत सरल है। अब देखिए, ये टोटल अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रही है जो, अब ये जो कॉलम आपको दिख रहा है बॉक्स, इट इज़ ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। फिर आपका हर्बीवोरीज, देन कार्निवोरीज। ये देखिए ऊर्जा का लॉस होता चला जाएगा और ये लाइन पतली होती चली जाएगी, यानी इट इज़ मोटी पाइप, फिर थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा लॉस हुआ, ये पतली होती चली जा रही है। अब जैसे जैसे इकोसिस्टम आपका लंबा होगा, फूड श्रृंखला लंबी होगी, ये पाइप का जो ये मुहाना है, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये और भी सिंक्रोनाइज और भी पतला होता चला जाएगा। मतलब कि ट्रॉपिक लेवल्स को आप बढ़ाएंगे, माने आप टॉप कंज्यूमर को हीट करेंगे तो आपको एनर्जी कम मिलेगी, ऊर्जा कम मिलेगी इन कंपेरिजन टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, सॉरी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो यही डायग्राम जो है आपका एक किताब लिखी थी गैलीलियो ने, डियाग्रामा ऑफ वितातस, मतलब द डायग्राम ऑफ ट्रूथ। तो ये जो बुक है ये उसी सत्य को दिखाती है, उसी सत्य के बारे में जिसमें कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर मार रही है और ये बाइंड अप हो रही है, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रही है, और धरती अपनी धुरी पे घूमती है जिससे वो एनर्जी फील्ड को जनरेट करती है। तो एनर्जी तो हर जगह है, और इस किताब में गैलीलियो ने लिखा था। तो उसी तरह ये भी स्ट्रक्चर, ये जो वाई शेप्ड मॉडल है, ये डायग्रामा ऑफ वितातस है, उस फ्लो ऑफ एनर्जी को हकीकत में दर्शाता है। इसी चीज़ को जो है ये दर्शा रहे हैं, जो ये फोटोग्राफ है, इसका एक रिटन टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। इसमें सिंपल बताया गया है कि सन एनर्जी आती है ऑटोट्रॉफ के पास, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, फिर उसके बाद से प्राइमरी कंज्यूमर को फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो एनर्जी लॉस होती है। एटीपी साइकिल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हर लिविंग कंपोनेंट में एटीपी होती है। एटीपी क्या है? आत्मा, शरीर की आत्मा एटीपी है, ये जान लीजिएगा। कैसे बता देता हूँ मैं, ब्लैक बोर्ड ले आऊँ, वाइट बोर्ड, इसीलिए मैं एक बोर्ड खाली रखा। कोई भी एटीपी है, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। वो काम करती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। कोई भी पॉल्यूटेंट आपके शरीर में, कोई भी जहरीला पदार्थ, कोई भी कार्सिनोजन शरीर में इंटर करता है, तो वी नो दैट एवरी एंजाइम हैज़ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है, और कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी कार्सिनोजन, कोई भी जहरीला पदार्थ इसी सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, और एक बार बाइंड होकर एंजाइम में गया तो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइकिल हिट हुआ, और इसके हिट होते ही फिर दी एंड हो जाना है।
ये बहुत सिंपल सा मैंने बता दिया आपको, है बहुत बड़ा और जटिल। तो इसी चीज़ों को उसमें बताया कि एटीपी प्राइम, अब प्लांट में भी जहर ऊपर अपटेक हो सकते हैं, एटीपी में उनके में भी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यही चीज़ वो बताया, यही चीज़ हमको वाई शेप डायग्राम बता रहा है। और वाई शेप डायग्राम ये जो पूरा है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म पे। अब ये जान लीजिए, कभी भी ये फोटो देखिए, और ये किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर डे में है, कभी भी ये फोटो देखेंगे जीवन में तो दिमाग में आपके पहला विचार आना चाहिए यही 10% लॉ है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाता है इन फूड चेन, और ये डिपेंडेंट होता है एटीपी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी। कैसे? प्रोड्यूसर में एटीपी, कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोरीज, तो एटीपी से एटीपी ट्रांसफ़र यहाँ, फिर यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र। तो ये है ए टी और पी, और जो लॉस हो रहा है एनर्जी आप देख रहे हैं, इट इज़ हीट, नथिंग एल्स, इट इज़ हीट। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब ऊर्जा का प्रवाह देखिए, अब उस चेन में दिखाने में आपको कठिनाई हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इस चेन का सहारा लिया, जिसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो कहते हैं। इसका वीडियो भी ऊपर लिंक में आ जाएगा, बहुत सारे लिंक में आएंगे, सबको देखिए, आप सबको देखिए और अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इकलौता ऐसा पिरामिड है जो अपराइट होता है, ऐसा मैं बचपन से सुनता आया था। नाउ द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो अपराइट। इन केस ऑफ नंबर, in case of number of individuals, अब ये अपराइट है और इसमें हम देख रहे हैं 1000 किलो कैलोरी। अब 1000 किलो कैलोरी, फिर खरगोश इसको खा गया तो उसमें 1000 किलो कैलोरी, 10,000 से 1000 बचा, फिर इसको ये खाया तो इसके पास 1000 में से 100 किलो कैलोरी बचा, ऊपर गया तो 10 किलो कैलोरी बचा। तो अगर ये मान लीजिए कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और एक और कंज्यूमर जोड़ दीजिए, तो इन अगले के पास जो है वो इसका 10% बचेगा। तो टॉप कंज्यूमर है सबसे कम एनर्जी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है? यहाँ पर है, समझ रहे हैं, यहाँ पर है। और सनलाइट से प्रिडिक्टेड अमाउंट में जो ऊर्जा आ रही है वो देखिए आप क्या है, 1,00,000 किलो कैलोरी, इट इज़ 10 लाख किलो कैलोरी सनलाइट। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। चूँकि फ्लो ऑफ एनर्जी से हम प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, प्रोड्यूसर की संख्या, हर्बीवोरीज की संख्या, कंज्यूमर की संख्या और ओमनीवोरीज की संख्याएं डिक्रीज कर रही हैं, मीन्स प्रोडक्टिविटी घट रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है। और प्रोडक्टिविटी जब घटेगी, कौन सी? नेट प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ नेट प्रोडक्शन, हर लेवल का नेट प्रोडक्शन। अब नेट रिस्पायरेशन में देखिए, जब प्रोडक्शन घटेगा तो रिस्पायरेशन भी घटेगा, ये भी एनर्जी डिपेंडेंट है, ये भी एनर्जी डिपेंडेंट है। भाई इनको एनर्जी यहाँ पे ओमनीवोरीज को कम मिल रही है, यहाँ कम मिल रही है एनर्जी, तभी तो इनकी संख्याएं कम हो रही हैं, प्रोडक्शन रेट गिर रहा है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी is directly, not inversely proportional to
numbers in नेट प्रोडक्शन रेट की जब हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं एक रिलेशन बन रहा है ना, स्पष्ट रिलेशन बन रहा है। अब आइए इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि महत्व क्या है, क्या हमको इससे देखने को मिल रहा है, क्या हमको सीखने को मिल रहा है, एनर्जी फ्लो की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत है भाई साहब, इट हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी का एस्टिमेशन हम ऊर्जा के प्रवाह से भी कर सकते हैं फूड चेन में या इकोसिस्टम में। इट प्रोवाइड एन आइडियल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ट्रॉपिक सेगमेंट इन फूड चेन। फूड चेन में हर ट्रॉपिक सेगमेंट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनर्जी का क्वांटिटेटिव क्वांटा बताते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आइडियल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी हर ट्रॉपिक लेवल में हमको यहाँ से मिल सकती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। किसी भी पॉपुलेशन के रेट ऑफ ग्रोथ को, रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ेगी। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसा मैंने बताया रिमोट सेंसिंग की प्रणाली से, स्पीशीज काउंट की बात करें अगर तो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम DBMS क्रिएट होता है और सरकारें बनाती हैं। स्टोरी की वीडियो आप देखिएगा, उसमें प्रोडक्टिविटी में लिखा है स्टोरी में इतना प्रोडक्टिविटी और टेरेस्ट्रियल में इतना प्रोडक्टिविटी। ये कहाँ से मिल रहा है? ये इसी डेटाबेस मैनेजमेंट से मिलता है। फिर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। कहाँ से बता रहा है ये? साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग रॉक साइकिल, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, ये सारा आ जाता है, सारा का सारा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये फ्लो ऑफ एनर्जी। बहुत सारे जगहों, बहुत किताबों में लिखा है एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, सब एक ही साथ कहानी सुनाए हैं, पर हम आपको उसकी कहानियाँ अलग अलग सुनाएंगे क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में ये सारी चीज़ें अलग से डिफाइन होनी चाहिए। फिर इसके बाद से इट प्रोवाइड कंक्रीट एविडेंस ऑफ सिस्टम एंड रिजर्वायर। नाउ व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज रिजर्वायर? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? इकोसिस्टम। व्हाट इज रिजर्वायर? either it is biome or it is producer level or it is primary consumer reservoir, secondary consumer या producer level autotrophs और chemo autotrophs. Every segment of trophic level is itself a reservoir. हर सेगमेंट ट्रॉपिक लेवल का रिजर्वायर है और उसी रिजर्वायर का जो है कॉन्क्रीट एविडेंस यहाँ पे पता चलता है। It plays significant role in explanation of energetics and efficiency. इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स का जो कैलकुलेशन है और जो इकोलॉजिकल इफ़िशियंसी का कैलकुलेशन है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसी से सब कैलकुलेट होता है, इसी से सब कैलकुलेट होता है। यही वो मोड है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं एनर्जेटिक्स का और इफ़िशियंसी का। एनर्जी फ्लो फूड चेन में हो रहा है और थर्मोडायनेमिकली हो रहा है, और इन केस ऑफ बायोटिक इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, एकल दिशा में चल रहा है ऊर्जा का प्रवाह।
गवर्नड बाई 10% लॉ, ये जो आप पढ़े हैं अभी। इन केस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट एनर्जी फ्लो आइदर साइक्लिक और पार्शियल और नॉन साइक्लिक, पार्शियल और नॉन साइक्लिक। जब हम नॉन साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पार्शियल की बात करते हैं तो देयर इज अ डेड एंड, बट इन केस ऑफ यूनि डायरेक्शन देयर इज नो डेड एंड, कोई डेड एंड नहीं है, वो चलती चलेगी, अनवरत चलती चलेगी ऊर्जा। और ये चीज़ हमको फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम से सीखने को मिलती है। इलेबोरेशन ऑफ एन एनर्जी। ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी तारीख है 12/10/2020, आज की डेट तक ब्रह्मांड का जब पहला बिग बैंग हुआ उससे आज की डेट तक ऊर्जा बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। इसी का नतीजा है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स और गैलेक्सीज हो रहे हैं। अभी भी गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है, हर गैलेक्सी एक्सपैंड हो रही है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज अ कंसेप्ट which is not only been bounded up to the food chain. Environment itself a universe. Everything is staying in environment. Thank you very much. ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, कोई भी क्यूरी रहेगी, और अगर व्यू कर रहे हैं अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।